Hello my dear students of class 8. Today I will going to teach chapter 7 Craft and Industry. Craft and Industries की स्टोरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में किस प्रकार ये डिक्लाइन हुआ था उसकी स्टोरी इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय यहाँ पे क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज का बड़े स्तर पे तो नहीं लेकिन छोटे स्तर पर इसका बहुत ही डेवलपमेंट अच्छा था। खास करके कॉटन टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स इतने ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो चुका था कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। खास करके वो यहाँ से इंपोर्ट हो करके यूरोपियन कंट्री के डिफरेंट कंट्री में वो जाते थे और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमारे देश को होती थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद क्या ये क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो पहले से चल रहा था क्या वो उस गति से चला? नहीं तो क्या कारण था जो हमारा देश क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज के मामले में आज भी पीछे है? तो उसके कुछ काउज हम लोग बैक हिस्ट्री से देखें तो फर्स्ट है कि कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज का उसके डिक्लाइन का क्या काउज था पहले। तो इसमें फर्स्ट काउज है बाय टेकिंग अवे रॉ मटेरियल्स टू इंग्लैंड, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को वो लोग हार्ड करना शुरू कर दिया। अब रॉ मटेरियल्स को लेकर के यहाँ से इंग्लैंड वो लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सारे इंडस्ट्रीज को वो बंद कर दिए। यानी कि यहाँ पे अब कोई प्रोडक्ट आइटम को आप बना नहीं सकते, रॉ मटेरियल्स आप तैयार कीजिए बस। तो रॉ मटेरियल्स आप कितना भी तैयार कर लेंगे तो रॉ मटेरियल्स बेचने वाला कंट्री हो या व्यक्ति हो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको होता है प्रोडक्ट आइटम पे। इसीलिए वो लोग ये रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड ले जाना शुरू किए, क्योंकि हम उसमें देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद यहाँ दो एरिया को वो लोग कैप्चर करते हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल एरिया एंड सेकेंड इकोनॉमिकल एरिया। तो पॉलिटिकल एरिया में तो हम लोग देख चुके हैं, अब इकोनॉमिकल एरिया में हम देखें तो इकोनॉमिकल एरिया का ये फर्स्ट स्टेप उनका था कि रॉ मटेरियल्स को वो लोग यहाँ से इंग्लैंड ट्रांसफर करना शुरू कर दिए, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। और सेकेंड है बाय सेलिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट, और इंडियन मार्केट में वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स बन के जो आता था यहाँ के मार्केट में वो बेचना शुरू कर दिए, ताकि यहाँ छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्री या घरेलू आइटम में जो कुछ भी हैंडीक्राफ्ट लोग तैयार करते हैं वो सब पूरे डिक्लाइन के पोजीशन पे पहुंच जाए। तो अब आप फिनिश्ड गुड्स को बना नहीं सकते हैं, यहाँ से अगर आप फिनिश्ड गुड तैयार भी कर लेते हैं, अगर यूरोपियन कंट्री में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके एक्सपोर्ट ड्यूटीज इतने हाई कर दिए कि लोगों को प्रॉफिट होता ही नहीं था, जिसके चलते यहाँ से एक्सपोर्ट होना सब सामान का बंद हो गया। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज क्या होता है, डिक्लाइन के पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो शुरू से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज थे वो था आपको कॉटन इंडस्ट्रीज। तो अब हम देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्रीज का किस प्रकार यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, कौन कौन से उसके काउज थे कॉटन इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का। तो अब इसमें देखें डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, इसमें फर्स्ट काउज है बैन ऑन द यूज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, यानी कॉटन टेक्सटाइल पे बैन लग गई, आप बना नहीं सकते हैं।
मोर टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट एंड लेस ऑन इंपोर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था एक्सपोर्ट पे, यानी कि यहाँ पे 60 से 70% एक्सपोर्ट ड्यूटीज उनसे ली जाती थी ताकि उनको प्रॉफिट नहीं हो और वो लोग हार करके एक्सपोर्ट ना करें। और लेस ऑन इंपोर्ट, अगर किसी सामान को आप बाहर से मंगा रहे हैं तो उस पर बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी। तो ये उनकी अपनी मोनोपोली थी, पॉलिसी थी, किस चीज के लिए कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को ध्वस्त करने के लिए। थर्ड इसमें है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, और न्यू यूरोपियन कंट्री में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है तो वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के मशीन का इन्वेंशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है। और उसमें न्यू टेक्नोलॉजी में आपको है स्पिनिंग जेनी, फिर रीसर आर्कराइट का स्टीम इंजन, तो बहुत सारे ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ जिसके चलते क्या होता है कि वहां पर प्रोडक्ट आइटम बनना अधिक से अधिक मात्रा में शुरू हो गया था। डिक्लाइन ऑफ नेटिव रूलर्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, जो ही यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ के डिफरेंट टेरिटोरीज को वो क्या कर दिए, कंक्वर करना शुरू कर दिए। तो छोटे मोटे जो रूलर्स थे वो सब किनके अधीन हो गए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होते चले गए और उनकी जो अपनी अस्तित्व थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। तो जब उनकी अपनी अस्तित्व शुरू होना बंद हो गया तब ये नेटिव रूलर्स उनके इशारे पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर अपना चलना वो लोग शुरू कर देते हैं। तो वहां पे जितने भी हैंडीक्राफ्ट होते हैं या ये सब बंद हो जाते हैं। फिर है कैरिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स, और उनकी ये भी मोनोपोली थी कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स जो इंग्लैंड भेजी जाएगी वो बहुत ही चीप रेट पे, ताकि उनको प्रोडक्ट आइटम पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इसके चलते वो इंडिया से बहुत ही चीप रेट पे, सस्ते में वो सामान को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते थे। फिर आपको लास्ट में है रिनंसिएशन ऑफ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन बाय द क्राफ्टमैन एंड मोर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे जितने भी हैंडीक्राफ्ट थे या क्राफ्टमैन थे वो सारे अपने हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन को अपनाए हुए थे, लेकिन उन लोग का प्रेशर था कि नहीं, आप इस ऑक्यूपेशन को आप छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्रीकल्चर पे ध्यान दें। एग्रीकल्चर पे इसीलिए ध्यान देने को कह रहे थे क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से रॉ मटेरियल्स प्राप्त हुआ, ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल्स तैयार होंगे तो वो बहुत ही चीप रेट में मुझे मिलेंगे। तो ये सब उनकी मोनोपोली थी ताकि यहाँ का जो इंडियन टेक्सटाइल है वो डिक्लाइन हो जाए, और डिक्लाइन कर भी दिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इनके एक और मेन, यहाँ पे दो इंडस्ट्री मेन थे, एक था इंडियन टेक्सटाइल और दूसरा आपको आ जाता है आयरन इंडस्ट्री, जो शुरू से ही बहुत ही फेमस है। तो अब हम देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ आयरन इंडस्ट्री का किस प्रकार होता है। धन्यवाद।